नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी को क्यों कहना पड़ रहा है कि मैं संविधान बचाने के लिए अपनी जान तक दे दूंगा? क्यों राहुल गांधी को अपनी सभाओं में संविधान की कॉपी को दिखाना पड़ रहा है? क्यों नरेंद्र मोदी को कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों को कोई लाभ नहीं मिला, जो भी लाभ मिला उनकी सरकार में मिला? नरेंद्र मोदी के तमाम मंत्रियों, सांसदों को क्यों कहना पड़ रहा है कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, और नरेंद्र मोदी को क्यों कहना पड़ रहा है कि 400 सीटें ही चाहिए, नहीं तो कांग्रेस ये कर देगी, कांग्रेस वो कर देगी, कांग्रेस ये कर देगी? और तब कांग्रेस पार्टी को क्यों कहना पड़ रहा है कि देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, देशवासियों को अधिकार बचाने के लिए अब लड़ाई को और मजबूत करना है? अपने सहयोगी दलों को, मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखनी पड़ रही और जयराम रमेश को बताना पड़ रहा है कि क्यों इस देश को खतरा है, मगर प्रधानमंत्री क्यों बौखलाए हुए? क्यों ये हालात हो गए हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं कि वो बताएं कि कैसे देश के साथ में वो कर रहे हैं? और क्यों नरेंद्र मोदी उन शासकों, तानाशाहों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं दुनिया की, जो प्रेस की आजादी छीनते, प्रेस को बोलने नहीं देते या उसे अपना गुलाम बना लेते हैं? जी हां, बिल्कुल यही है। इसी से अपनी बात शुरू करता हूं। सबसे पहली बात, ग्लोबल जो प्रेस का होता है, तो वो राष्ट्रीय तौर पर, अंतरराष्ट्रीय तौर पर जो एक रिपोर्ट तैयार होती है कि दुनिया भर में प्रेस की आजादी किस स्थिति में है, तो उसको लेकर के जो रिपोर्ट बनी, उस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट के आधार पर जो पूरा निकल के आया, उसमें निकल के आया कि दुनिया के चंद लीडर हैं जिन्होंने प्रेस की आजादी को कुचला है। उनमें कौन है जान लीजिए। इमरान खान, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और आजकल जेल में हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो हैं। दूसरे किम जोंग उन हैं, जो नॉर्थ कोरिया के स्वयंभू हैं, राजा हैं, सम्राट हैं, किंग हैं, आप समझ सकते हैं किंग हैं। और इसके बाद में तीसरे हैं सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान है जिन्होंने प्रेस की आजादी को कुचला है। और इस लिस्ट में चौथे व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी दुर्भाग्य से भारत के प्रधानमंत्री हैं, और यह स्थिति है कि यहां पर हमें लाकर के खड़ा कर दिया जाता है। इसके बाद में जो चंद और नाम है नीचे, वो है शेख हसीना, बांग्लादेश, नरेंद्र मोदी की खास मित्र हैं। कैरी लैम, हांगकांग की, नरेंद्र मोदी उन्हें बड़ा प्रेम करते हैं। विक्टर ऑर्बन, हंगरी के हैं। और इसके बाद जायर बोलासोनारो, ब्राजील के हैं। और मिन आंग लांग, म्यांमार के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी चौथी हैसियत इस रूप में बना ली कि वो दुनिया के सबसे ज्यादा तानाशाह, ऐसे तानाशाह हैं जो हर उस आवाज को दबाना चाहते हैं जो आवाज सवाल कर सकती है। इसीलिए उन पत्रकारों के साथ में वो इंटरव्यू देते हैं जो उनके पसंदीदा सवाल करते हैं, उनके मुताबिक सवाल करते हैं। कोई सवाल गलती से भी ऐसा पूछने की हिम्मत नहीं करते हैं कि
साहेब को बुरा लग जाए। जी हां, बिल्कुल यही स्थिति है। आजकल वो बुला बुला के तमाम उन गोदी मीडिया के पत्रकारों के साथ में इसी तरह के इंटरव्यू कर रहे हैं, और जब इंटरव्यू कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें कुछ निकलेगा। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में जो योजनाएं चली, किसी में भी मुसलमानों को, मुस्लिम्स को कोई लाभ नहीं हुआ, उन्हें कोई लाभ नहीं दिया गया। ये खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में जो 55 साल सरकार चली देश में, उस सरकार में कोई लाभ नहीं दिया गया मुसलमानों को, और उन्हें वास्तव में जो लाभ दिए हैं वो हमने दिए हैं, जितनी बेनिफिट हो रहा है उन्हें वो हम दे रहे हैं। और यह बात उन्होंने कही कि विद्वान मुसलमानों को समझनी चाहिए और इसको लेके आगे बढ़ना चाहिए। शायद यही वजह है कि चंद मुस्लिम लीडर्स को वो अप्रोच करते हैं, उन्हें खरीदते हैं या बी टीम बनाते हैं और उनके जरिए अपने लिए नैरेटिव बनाते हैं। तो यह अब आप सुनिए नरेंद्र मोदी अपने एक भाषण में क्या कहते हैं, वो सुन लीजिए कि उन्हें 400 पार क्यों चाहिए, ये सुनिए। उन्होंने कहा इसलिए 400 सीटें मांग रहा हूं ताकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को वो इंडी गठबंधन कहते हैं, इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। तो साहब अभी जब आप थे 303 सीटें आपकी थी, आपके सहयोगियों के मिला करके 325 से ज्यादा थी, तब आपके पास इतना अख्तियार था, यदि कोई साजिश करते तो आप 2 मिनट के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। इतने विपक्ष के नेताओं को आपने जेल में डाला, इतने खिलाफ कार्रवाई शुरू करी, छापेमारी करी और न जाने क्या क्या किया, तो किसने रोका है? साजिशें तो आपकी सरकार ने की हैं, तमाम साजिशें हैं। कश्मीर की साजिश हो, मणिपुर की साजिश हो, नूह की साजिश हो या कर्नाटक की साजिश हो, साजिशों का ही तो दौर चला है। साजिशें हुई हैं, सरकारें खरीदी गई हैं, विधायक खरीदे गए हैं, सांसद खरीदे गए हैं, नेता खरीदे गए हैं, प्रवक्ता खरीदे गए। क्या क्या स्थिति है। आज आप सिर्फ खरीद फरोख्त का धंधा कर, तो साहब साजिशें तो वहां से चल रही, चाहे आपका आईटी सेल हो, चाहे आप हो, चाहे आपकी टीम। तो यह स्थिति है। चलिए, जब गैंग लीडर ही ऐसा होता है तो फिर यही होता है। इसके बाद में ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू न कर। भाई आप 272 भी आ जाएंगे तो भी कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है, आप 300 आ जाएंगे तो भी नहीं कर सकती है, आप 250 आ जाएंगे तो भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसके बाद में आपके सहयोगी दल मिला करके आप सरकार बना ले। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की साजिश और गैर साजिश का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, सबसे बड़ी बात। और अनुच्छेद 370 धारा नहीं है, शायद नरेंद्र मोदी को ज्ञान नहीं है संविधान का, इसीलिए शायद संविधान खत्म करना चाहते हैं। अनुच्छेद होता है, आर्टिकल होता है, धारा अलग चीज होती है, आर्टिकल अलग चीज होती है। तो आर्टिकल 370 में जो प्रावधान थे जब बना था, तो उसमें प्रावधान 17 प्रावधान, और जब नरेंद्र मोदी ने उसमें से एक प्रावधान हटाया है, एक क्लॉज, तो उस स्थिति में भी उसमें अभी 4 प्रावधान बाकी, यानी अनुच्छेद 370 आज तक नहीं हटा है, गलत कहते हैं। पहली बात, उसके एक जो क्लॉज है उसको सिर्फ इन्होंने उसी धारा की ताकत का इस्तेमाल करते हुए, अनुच्छेद की ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसमें किया, यह समझिए। चलिए छोड़िए, इसके बाद आइए, ताकि अयोध्या के राम मंदिर पर बाबरी मस्जिद ना बनवा दी जाए, ताला न लगा दे। अब आप सोचिए, जहां मंदिर बन गया, मंदिर बनाने के लिए आप याद करिए
राजीव गांधी की सरकार के समय में मस्जिद के साथ ही जहां पर कहा जाता था कि राम यहां पैदा हुए, उसी जगह पर शिलान्यास कांग्रेस सरकार ने कराया था। राजीव गांधी की सरकार थी, मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे, उस समय कराया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये झूठ फैला के नफरत फैलाने का काम करते हैं। जो उसके लिए जमीन अधिग्रहित की गई, वो शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, उनके समय में उनके द्वारा दिए गए आदेश पर की गई थी। और जो मस्जिद गिरने के बाद में टाइटल का मुकदमा था, उस मुकदमे में टाइटल पर फैसला आज तक नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात। लेकिन चलिए, जो भी फैसला है, तो उस फैसले पर ट्रस्ट के जरिए वो बना है, कहीं किसी और ने नहीं बनाया है। तो ऐसी स्थिति में यह फालतू की बात करना निश्चित रूप से हर कोई समझ सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तीसरी चीज आप देख लें, ताकि देश की खाली जमीन, खाली द्वीप दूसरे देश को न सौंप दे। सब कोई जानता है 5000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन को नरेंद्र मोदी ने सौंप दी। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को जमीन सौंपी है। नरेंद्र मोदी ने जो जो किया है, जिस तरीके से देश की संपत्तियां, देश की जमीनें सौंपी हैं, दुश्मन देशों को भी सौंपी हैं, मित्र देशों को भी सौंपी हैं। नेपाल भी 5 जो है कुछ जमीन जो है 5 किलोमीटर की ले गया है। तो इस तरह की स्थिति, तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए, ताकि SC ST OBC को मिले आरक्षण पर कांग्रेस वोट बैंक के लिए डाका न डाले। तो SC ST और उसको आरक्षण के लिए डाका न डाले, तो कांग्रेस कैसे डाका डाल सकती है, जब सत्ता में आप चाहे 272 से हो, चाहे 300 से हो, चाहे 400 से हो, अख्तियार तो आप ही के पास हो। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कैसे डाका डाल सकती है? तो यह खुद बताता है कि डाका डालने की नीयत आपकी है, इसीलिए आपके लोग बार बार बोलते हैं कि संविधान खत्म कर दे। इसके बाद में, ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात OBC घोषित ना कर। अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस 55 साल सरकार में रही, उसने ना तो कोई जमीन किसी को सौंपी, ना ही कहीं पर किसी भी धर्म स्थल को, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, किसी का धर्म स्थल तोड़ के किसी को न दिया, न किसी का जबरन लिया। जो जैसे था उसमें यह स्थिति लाए कि कैसे आप आपस में बैठ के समझौता करो और इस समस्या का समाधान निकालो, या फिर अदालत का आदेश मानो। तो कांग्रेस की तो सदैव यह नीति रही, किसी से जबरदस्ती छीनने की नहीं रही। कांग्रेस ने कभी भी कोई चीज जबरदस्ती ना हटाई न थोपी। उसने कहा जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय जरूरी है, जहां का भी जो स्टेक होल्डर है, क्योंकि भारत गणराज्य है, सिंपल एक कंट्री नहीं है, तमाम राज्यों का समूह है। भारत 562 रियासतों होती थी, उन रियासतों को जोड़ करके मिला था, समझौते हुए थे, उन समझौतों में तमाम सारी बातें शामिल थी। प्राकृतिक संरक्षण की, सामाजिक संरक्षण की, सांस्कृतिक संरक्षण की, भौगोलिक संरक्षण की, तमाम सारी शर्तें शामिल। तो इसलिए यह कहना सबसे बड़ा झूठ है। तो इस तरह से जब नरेंद्र मोदी कहते हैं तो समझ में आता है कि आखिर वो इतनी बात कह क्यों रहे हैं, क्यों इतना डर रहे हैं, क्या स्थिति है। जब हम इस पर बात करते हैं तो साफ आता है कि वास्तव में इसलिए कि उनकी राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी स्पष्ट तौर पे कहती हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार आने वाले वक्त में संविधान और सबका संशोधन करने जा रही है, कुछ चीजें खत्म करने जा रही, कुछ बदलने जा रही। यानी वो बदलने जा रहे हैं, इस बात को वो मानती है। और यही नहीं, उनके सांसद हैं तेलंगाना से
वो सांसद भी यही बात कहते हैं कि साहब वो ये करने जा रहे हैं। उनका नाम है जो नाम है उनका सांसद है धर्मपुरी अरविंद। तो धर्मपुरी अरविंद बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि संविधान बदलना है, इसलिए 400 चाहिए। इसके पहले इनके सांसद हेगड़े बोल चुके हैं, इसके पहले जो है वही राजस्थान के ही मंत्री हैं वो मीना, किरोड़ीलाल मीना, वो बोल चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इनके 4 नेता बोल चुके हैं। इसके अलावा तमाम सारे नेता बोल चुके हैं। तो आप समझ लीजिए संविधान पे कैसे खतरा है और संविधान के खिलाफ ये क्या करना चाहते हैं। तब राहुल गांधी कहते हैं बीजेपी और आरएसएस संविधान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देश के संविधान ने ही आपको सारे अधिकार दिए हैं और जिसने अधिकार दिए हैं वह संविधान छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि कभी भी संविधान को न तो खत्म होने दूंगा, छीनने दूंगा, और ना ही आपके अधिकार छीनने दूंगा। मैं संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। तब राहुल गांधी ये कहते हैं। और जब वो कहते हैं कि जान भी दे दूंगा तो कहते हैं कि इस देश में अडानी और नरेंद्र मोदी की सरकार आपको चाहिए या आपको गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, वंचितों की सरकार चाहिए, फैसला आपको करना है, क्योंकि इनको अख्तियार आपको देंगे। और जैसा मैंने कल बताया था आपको कि नरेंद्र मोदी ने ही अपने इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उनकी सरकार में जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने 72 मुस्लिम जातियों को शामिल किया था जो है पिछड़े वर्ग। और जब वो ये कहते हैं तब अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि दूसरे चरण का जब चुनाव हो चुका है, तमाम सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी इतना घबरा क्यों रहे हैं? 400 पार के अलावा और दूसरी तमाम सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? क्यों संभल में जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, सपा के प्रत्याशी हैं, उनको तक मार के पुलिस वो कर रही है? क्यों इसी तरीके से तमाम जगह धोखाधड़ी कर रही है? जो गुजरात में तो कमल का फूल लेकर के अंदर बैठे हुए हैं उनके जो है प्रतिनिधि हैं और दूसरे लोग हैं, और आने वालों को वह दिखाते हैं। तो आप बताइए इन सब की परमिशन क्यों दे रही है और क्यों यह स्थिति, क्यों इस देश की जनता, यह स्थिति वाराणसी में जो विधायक हैं वहां पर श्रीवास्तव, सौरभ श्रीवास्तव और वहां के दूसरे और नेता जाते हैं जनता के पास वोट मांगने मोदी के लिए, तो लोग भगाते हैं यह कह के कि तुमने किया क्या है, उसका भी जवाब दे दो, तब चाहे जो कुछ कर लो। और साहब इसी तरीके से उनकी, नरेंद्र मोदी की बहुत प्यारी रानी है स्मृति ईरानी, वो भी कहती हैं कि राहुल गांधी जीते, कांग्रेस जीती, इंडिया को जैसे इंडी कहते हैं, वो गठबंधन जीता तो कोर्ट का फैसला बदल देंगे और मंदिर गिरा करके मस्जिद बनवा देंगे। तो साहब आप इससे समझ लीजिए कि किस तरह की बातें करते हैं। क्या यह संभव है? शायद कभी नहीं। इसी तरीके से मतदाताओं को पीटा जा रहा है, कहीं किसी को पीटा जा रहा है, यूपी में ही हुआ है, संभल में। क्यों? क्योंकि संभल में जिस तरीके से लोग निकल रहे थे, आकर के वोट कर रहे थे और सबसे अच्छा वोट हो रहा था, इससे परेशानी हो गई और इसलिए यह किया गया कि यदि इतना वोट पड़ा तो साहब मोदी का हारना तय है और उनके 400 पार का सपना खत्म हो जाएगा। इसलिए ये करते हैं। इसलिए जब ये करते हैं तो निश्चित रूप से आता है कि आप आखिर कौन सा भारत बना रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। असल में आपका जो भारत है वो देश को खत्म करने वाला है, देश को तोड़ने वाला है, और इसलिए आप डरे हुए। जो
3 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जो 285 सीटों के करीब हो चुका है चुनाव। उनमें नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब है। इस कारण से प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सेना बौखलाई हुई है और बौखला कर वो इस तरह के खेल कर रही है, नफरत कर रही है, लोगों को शामिल कर रही है और तमाम लोगों को तोड़ के नफरत फैलाने के और ये सारे क्रम चल रहे हैं। पाकिस्तान आ जाता है, कभी मुस्लिम आ जाता है, कभी मंदिर आ जाता है, कभी मस्जिद आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। इस तरह की नफरत फैलाने का मतलब है कि आप असल में 200 सीटें भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप डरे हैं और इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप परेशान होकर के यह खेल कर रहे हैं। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने साथी जितने दल हैं उन्हें लिखा कि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, ऐसी स्थिति में हम सबको मिल करके इसका मुकाबला करना है, क्योंकि वो साजिशों का हिस्सा बन। यह बात समझने की जरूरत, यदि अभी समझेंगे तो सही नतीजे आएंगे, नहीं तो समस्या खड़ी। तो अब फैसला आपको करना है कि आपको संविधान बचाने वाले के साथ खड़ा होना है, देश बचाने के वाले के साथ खड़ा होना है, देशवासियों के अधिकार बचाने वाले के साथ खड़ा होना है, या संविधान खत्म करने, मंदिर मस्जिद की बात करने, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करने वाले के साथ खड़ा, या डिक्टेटर के साथ खड़ा होना, स्वतंत्रता खत्म करने वाले के साथ। फैसला आपको करना है। जय